कि कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगॉस्की को देखते ही 3 चीजें याद आनी चाहिए, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो उन्होंने कहा है, उनकी थियोरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो समाज और संस्कृति को महत्व देंगे। सहायता करना यानी स्कैफोल्डिंग, मचान, बिल्कुल सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अब जिसकी सीडी भी अच्छी है क्या वो इसको आंख बंद करके नहीं सॉल्व कर देगा? बिल्कुल। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था भाषा अर्जन का यंत्र, ये तो चॉम्स्की ने दिया है ना, बाबा चॉम्स्की दे करके गए हैं। ठीक, ये चॉम्स्की कह रहे हैं कि मनुष्य में एक भाषा अर्जन यंत्र है जिससे वो नेचुरली भाषा को एक्वायर कर लेगा। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है। राइट हेमिस्फेयर हमारा क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, लैंग्वेज कहां होगी? लेफ्ट में पाई जाएगी। यानी एलएडी अगर कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ये लॉजिक का ब्रेन है। मैथ, साइंस, लैंग्वेज आप लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन यंत्र क्लियर हो गया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, पढ़िएगा, इसको जवाब दीजिएगा। दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा दे, यानी जो बेसिक लिटरेसी है कि हमें बेसिक नंबर का ज्ञान हो जाए, थोड़ा भाषा का हम इस्तेमाल करना सीख जाएं, है ना, अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा यूज कर पाएं। ठीक है जी, प्रारंभिक साक्षरता यानी बेसिक लिटरेसी को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां कि बच्चा बेसिकली नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख जाए। पहला ऑप्शन है भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, यानी जो उसके एनवायरमेंट में आसपास में बातचीत हो रही है उससे वो प्रारंभिक साक्षरता उसके अंदर आएगी, दुनिया की भी जानेगा, दुनिया को भी थोड़ा भाषा का प्रयोग कर पाएगा। सही बात है, सुंदर बात है, सस्ती बात है, टिकाऊ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आता है बी ऑप्शन, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना। चलो, बच्चे, माँ बाप कई बार कहानियां सुनाते हैं तो सुनने से भी उनको इमेजिनेशन, कल्पना विकसित हो रही है, श्रवण शक्ति विकसित हो रही है, श्रवण कौशल बेहतर हो रहा है, फिर मौखिक कौशल भी बेहतर होगा। जब वो सुनेंगे तो कल्पनाशीलता तो आएगी ही आएगी और दुनिया के बारे में भी पता लग रहा है। तो यानी वो बेसिकली क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे जब वो कहानी सुन रहे होंगे, तो बेसिक लिटरेसी उनमें आएगी। अपने मित्र को, इसको भी सही मान लेते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। अब प्रारंभिक साक्षरता, पत्र लिखने के लिए कहना, इतना एडवांस अभी बच्चा नहीं हुआ है, हम तो प्रारंभिक की बात कर रहे हैं कि वो बेसिकली यूज कर ले थोड़ा बहुत। बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करने के लिए थोड़े एडवांस हो गए फिर। तो ए और बी ही सही है, यानी आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं इतनी देर से, ए तथा बी इज द राइट आंसर। बाकी सी और डी सही नहीं है, तो जिसमें भी सी और डी है वो ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। इसमें भी सी डी है, इसमें भी, तो बाकी के तीनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सिखाना या सीखना। इस संदर्भ को बहुत महत्व देते हैं हम कि भाई नए शब्द मान लीजिए उनको रटवा रहे हैं हम लिखवा करके, उससे अच्छा है कि जब आप एक कहानी पढ़वा रहे हैं तो उसी संदर्भ में उस शब्द का मतलब क्या है उसको आप समझ जाएं। सही बात है। ग्रामर को, व्याकरण को सिखाने की भी हम कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि बच्चा क्या है, संदर्भ में सीख ले। ठीक बात है। अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, संदर्भ में सिखाना हमेशा याद रखिएगा। संदर्भ से पॉजिटिव वर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो संदर्भ बहुत ही पॉजिटिव शब्द है पेडागोजी का, तो भ्रमित कैसे करेगा? संदर्भ से तो क्लैरिटी आती है ना भाई। कोई बात आजकल क्या होता है, वीडियो किसी की 2 घंटे का लेक्चर है, 20 सेकंड की क्लिप निकाल के डाल दो, तो क्या होगा? संदर्भ ही मिस, कॉन्टेक्स्ट ही चला गया उस बात से, तो वो भ्रमित करेगा। जब संदर्भ नहीं होगा तो भ्रमित होगा बच्चा, संदर्भ के साथ भ्रमित नहीं होता। बी ऑप्शन है शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करना, कह सकते हैं बिल्कुल। रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है। संदर्भ मतलब रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं। ठीक है। समय की बर्बादी करता है, जी नहीं। कई बार ऐसा लग सकता है कि यार इतनी लंबी कहानी की क्या जरूरत है, टू द पॉइंट, बस खत्म करो ना, वो दिमाग में नहीं टिकेगा फिर। शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, बहुत जल्दी में रहते हो बोल को लेकर, तो सही है, ये बात सही है कि शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, क्योंकि आप उस शब्द का प्रयोग कहां करना है, कैसे किया जाएगा, क्या मतलब होता है वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है आपने बस रट्टे लगाए हुए हैं वर्ड्स के और वर्ड मीनिंग ही बता पाते हैं, जब यूज करने की बारी आती है तो ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं ठीक से उन शब्दों को। वैसे आपको बहुत सारे शब्दों की मीनिंग पता है ना। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा। डैश पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है, यानी पंक्तियों के बीच बीच में से क्या होता है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि कहा क्या जा रहा है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, किस तरह की रीडिंग से ये चीज को बढ़ावा मिलेगा, बताइएगा एक बार। यानी क्या बात चल रही है उस स्टोरी में, किस तरह के पठन से पता लगेगा।
लाइक शेयर करते रहना खुशी खुशी। देखिए, विस्तृत पठन से, सस्वर पठन से, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन, बताइएगा। सस्वर होता है लाउड रीडिंग, विस्तृत पठन में तो फिर आपको बीच बीच में से नहीं, वहां तो सब आपको सारा ही पता लग जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर निर्देशित पठन जैसा तो गाइडेड की तो यहां बात ही नहीं होगी, तेज गति से पठन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। सस्वर पठन तो उच्चारण को अच्छा करने के लिए है, कई बार इसमें समझने में भी चीजें मिस हो जाती हैं, तो पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ, बिटवीन द लाइन, जब आप मान लीजिए कोई बुक खोली आपने, पहले से पढ़ी हुई है, फटाफट आप पढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा ये बात चल रही है, ये बात चल रही है, आप पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं तो यही होगा। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चों को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यानी भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में, यानी बच्चों ने जस्ट भाषा सीखना भी शुरू किया, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, शुरुआती साल हैं जब वो भाषा को सीख रहे हैं, तो उनको शुरुआती कैसे होती है क्लास की, एक एक करके सब अपनी बात कह रहे हैं। कोई एक विषय दे दिया, अच्छा पॉल्यूशन पे बोलो, किसी और को कह दिया अच्छा अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताओ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं जो भी उनको उस विषय के बारे में पता है। बात तो सुंदर लग रही है, देखते हैं। पठन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ने की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। अक्षरों की पहचान के लिए पढ़ने की बात ही नहीं हुई है सरकार। प्रारंभिक साक्षरता के लिए, हाँ बेसिक लिटरेसी इसमें आएगी। बोध पठन के लिए पठन 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 नहीं, भाषा को प्रयोग कर ले बच्चे, उतने की ही बात हो रही है। जब किसी विषय पे बोलने को कहा गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रट्टे लगा करके आए, किताब से पढ़ के बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या आता है उस पे बोलना है। तो प्रारंभिक साक्षरता के लिए कह सकते हैं, बात नहीं कह सकते, कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही इस बात को कहने में। सी ऑप्शन है, प्रारंभिक साक्षरता बच्चे में डेवलप हो जाएगी जब वो डेली बेसिस पे आएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना सीखेगा, भाषा का प्रयोग सीखेगा, दूसरों को प्रयोग करते हुए देखेगा कि कैसे बोल रहे हैं। पढ़ने की तो यहाँ बात ही नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति का उदाहरण है। जवाब दीजिए, जवाब। वर्णों की रूपरेखा बनाना शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए हेल्पफुल है, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकत्रित करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे कौन सा वर्ण कहां प्रयोग किया जाता है, तो अभी तो आप शब्द भंडार आपका बेहतर होगा अगर आप इनको समझ पाएंगे, तब जाकर के शब्द की तरफ जाएंगे। अभी पूरा पढ़ना व्याकरण नियम तो बहुत दूर की बातें हैं। तो शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए बेसिकली उनका जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा, यदि आपको आइडिया लग गया है कि कहां पे किस वर्ण को, किस अक्षर को प्रयोग किया जाता है किस शब्द के अंदर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, ये आपके नोट्स में मैंने बहुत ही कम शब्दों में पुट किया है। त्रुटि एवं प्रयास, ट्रायल एंड एरर। याद कीजिए, एक व्यक्ति नाम के व्यक्ति थे, सुन रहे हो मेरे को, व्यक्ति नाम के व्यक्ति, क्या कहते थे उन व्यक्ति नाम के व्यक्ति को? थॉर्नडाइक कहते थे कि व्यक्ति प्रयास करता है, त्रुटियां होती हैं, फिर से प्रयास करता है, फिर अधिगम हो जाता है एक टाइम पे। और थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी हैं। त्रुटि एवं प्रयास यानी बिहेवियरिस्टिक बात है, कॉग्निटिविस्ट नहीं है, वो तो दिमाग के प्रयोग की बात करेंगे या थिंकिंग स्किल्स की, रीजनिंग की बात करेंगे। संज्ञानात्मकवादी बार बार प्रयास की आदत डलने की बात सिर्फ व्यवहारवादी करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में तो फिर आपके वाइगॉस्की आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहाँ कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, और इनके 3 मुख्य नियम हैं कि बच्चे ने गलती की, फिर से बोला, फिर से ट्राई किया, तो वैसे वो भाषा सीखेगा। तो ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। अब ये बड़ा, इसको मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग पूछते थे। प्रोसेस राइटिंग में आप बह रहे हैं, चीजें कुछ किसी बारे में लिख रहे हैं, है ना, किसी थॉट प्रोसेस पे आप एक काम कर रहे हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप रूपरेखा बनाने से शुरू कर रहे हैं कहानी को, तो इसका मतलब आप रट्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, पहले आप मंथन तो करेंगे कि किस बारे में बात होनी है, लिखने क्या वाले हैं। फर्स्ट स्टेप यहां सी होगा, ई नहीं होगा, उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे। ठीक, फिर जाकर के एक प्रारूप तैयार करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर जाकर के क्या करेंगे, अब जो भी आपने तैयार किया है एक, उसकी
पुनरावृत्ति करेंगे, देखेंगे उसमें और क्या कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं, तो प्रूफ रीड करेंगे फिर, और फिर लास्ट में जाकर के अंतिम स्वरूप देना कि फाइनली अब प्रूफ रीड हो चुके हैं, फाइनली ये है आपका फाइनल टच, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। ड्रिलिंग यानी दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है, यानी टेक्निक है। ड्रिलिंग किसके अंदर आती है, यानी प्रैक्टिस आप इसको कह लीजिए या रेपिटेशन कह लीजिए, किसके अंदर आएगा। समग्र भाषा उपागम होता है होल लैंग्वेज लर्निंग, यानी आप लैंग्वेज को एक कंप्लीट वे में सीख रहे हैं, जैसे कि स्टोरी के माध्यम से जब आप सीखते हैं तो वो समग्र भाषा उपागम में आता है कि आप सुन भी रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं एक साथ, तो इसमें बार बार दोहराव की जरूरत नहीं होती, तो ये तो हट गया। संप्रेषणात्मक उपागम में सिर्फ आप कम्युनिकेट करते हैं, जरूरी नहीं बार बार आप रिपीट करें चीजों को। कम्युनिकेशनल जो टीचिंग लर्निंग है उसमें CLT जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो उसमें आप बच्चों को संप्रेषण करने देते हैं, वो गलत बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं। इसमें बार बार दोहराव की सेम बात को रिपीट करने की, ड्रिल का मतलब ये सेम बात रिपीट कर रहे हैं आप। व्याकरण अनुवाद विधि और खेल विधि, खेल विधि में भी बच्चा एक्टिव होगा। ये थोड़ा मैंने आपको वैसे भी कहा हुआ है, ड्रिल जहां मिले समझ जाओ कि थोड़ा बोरियत वाली बात है ना, बोरिंग बात है। ये बोरिंग बात व्याकरण अनुवाद विधि से जुड़ी हुई है कि जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन करते हैं तो आप नियमों का बार बार आप क्या करते हैं, मान लीजिए ग्रामर का कोई रूल पढ़ा और इंग्लिश का रूल हिंदी में पढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे ही नाउन पढ़ा तो उसके 50 फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रयोग होता है। ये जो दोहराव है आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां, गलतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग पेपर में कम से कम भी 5 सवाल ये एरर्स से मिल जाएंगे आपको, 4 से 5 सवाल। और एरर्स आपको सिंपल ध्यान रखना है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बच्चे की थिंकिंग में विंडो देते हैं हमें, तो गलतियां गलत नहीं है ये याद रखना है। ऐसा कोई नहीं जिसने सीखा है और गलती नहीं की, यानी त्रुटियां अधिगम के लिए सीढ़ी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आप समझ गए मेरी बात को। गलतियां क्या है, बढ़िया हैं, होने दो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां ही होने दो, गलतियां होने दो और होने ही दो ये गलत है ना। जैसे कई लोग कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये होने चाहिए 4। मनोवैज्ञानिक तरीका जो है वो ये है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सिर्फ ये ही है ये गलत है, लेकिन होना ये चाहिए, है ना। इसी क्रम में सीखे जाते हैं ये गलत है, लेकिन हाँ क्रम यही है। भाषा विकास में बाधाएं, गलतियां बाधाएं नहीं बनती। प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें, अगेन ये नेगेटिव है, और एरर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, बच्चे की गलतियां। भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता, इनेबल है, अगर गलती कर दी, अनेबल है फिर वो नहीं सीख पाएगा। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी है। गलतियां क्या है पता लगेगा, ऊपर कैसे जाना है समझ में आ गया आपको। अब आप 2 स्टेप आगे जाएंगे उसको ठीक करके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में, रचनावादी समझते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचना यानी बच्चा क्या है, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। ठीक, कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे, वाइगॉस्की क्या है, रचनावादी लोग हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिज्ञासा आधारित अधिगम, बिल्कुल सही बात है। बच्चा एक्टिव कहाँ है, प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, दोहराव, इसको तो हम नेगेटिव मानते हैं, इससे तो बोरियत होती है, रचनावाद में नहीं आता ये बार बार प्रैक्टिस करना। आदत का निर्माण यानी एक हैबिट डलवा दो, ये व्यवहारवाद का हिस्सा है, दोनों ही, ड्रिल भी और ये आदत का निर्माण भी। जिज्ञासा, क्योंकि आदत कैसे पड़ेगी, बार बार रिपीट करने पे। जिज्ञासा आधारित अधिगम यानी क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव हो, वो रचनावादी उपागम है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की जिज्ञासा को फुलफिल करेंगे। व्याकरण के नियमों का अभ्यास, अगेन रट्टाफिकेशन हो गया। बच्चा सक्रिय सबसे ज्यादा सी ऑप्शन में, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है दुनिया का, 1 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुनियादी स्तर पर NEP यानी एक बेसिक लेवल पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है, बच्चे की भलाई पे ही करेगी, और क्या है, बच्चे की भलाई से ऊपर किसी भी पॉलिसी के लिए क्या हो सकता है, ये तो हमारा फंडा है। तो ए ऑप्शन है साक्षरता पर, बी ऑप्शन है साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। ये सब तो बाद में आएगा, पहले बेसिक लिटरेसी तो पता हो बच्चों को, बेसिक लिटरेसी तो आती हो। तो साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर फोकस करती है, सिर्फ साक्षरता पर नहीं, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स भी तो आए, लिटरेसी के साथ साथ न्यूमरेसी भी आए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता। मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन,
जब आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हालांकि आप उधर से लिख के बात कर रहे हैं, बट जैसे मैं और शौर्य यहाँ बैठे हैं, तो हम अगर बात करें जैसे कल हमने लास्ट में किया, तो वो मौखिक संप्रेषण है, यानी हम ओरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, पत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि लीजिए अब आप इसमें लिख के जवाब दीजिएगा। तो संप्रेषण को बढ़ावा क्या नहीं देता? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, इससे तो बढ़ावा मिलेगा, मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, सही है ये तो। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, इससे भी मौखिक भाषा, टेलीफोन पे क्या प्रकट हो जाते हैं, हम प्रकट भी हो जाएंगे, अगर वीडियो कॉल भी होगी तब भी मौखिक मुंह से तो बोलेंगे ही ना, तो ये भी पॉजिटिव है। समाचार प्रसारण या बच्चे का साक्षात्कार लेना, यानी आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे का, तो इंटरव्यू लेने में बच्चे को बोलना तो पड़ेगा, तो इससे तो ओरल लैंग्वेज उसकी अच्छी होगी। भाई आप मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आप मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज तैयार करेंगे, हम लोग बैठ के बातें करेंगे मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? बोलने की क्षमता तो बेहतर हो ही रही है ना, मौखिक भाषा तो अच्छी हो ही रही है। लेकिन समाचार प्रसारण, समाचार प्रसारण अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप एंकर हैं, है ना, जो भी हैं आप, अब कई सारे एंकर्स हो सकते हैं, नाम लेंगे तो कई लोग ऐसे होंगे खतरनाक, तो आप मान लीजिए कोई भी एक एंकर है जो भाषा बोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तब तो आपकी मौखिक भाषा अच्छी हो रही है। लेकिन समाचार प्रसारण का मतलब है जब आप सुन रहे हैं, तो सुनने से मौखिक भाषा उतनी ही अच्छी नहीं हो जाएगी ना, उससे बेहतर ऑप्शंस हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा सुन के, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रही ओरल, आप सुन रहे हैं मतलब रिसीव कर रहे हैं सिर्फ, तो सी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर निष्क्रिय शब्दावली है। एक तो होती है आपकी एक्टिव वोकैबुलरी, दूसरी होती है पैसिव वोकैबुलरी, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक्सप्रेसिव है कि रिसेप्टिव है। ग्रम्यात्मक शब्दावली की बात हो रही है जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं और प्रयोग उस समय पे नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, या फिर क्या, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। देखिए, निष्क्रिय शब्दावली यानी पैसिव या रिसेप्टिव ग्रम्यात्मक, जिसको आप एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं उस समय पे, वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, तो ये निष्क्रिय कैसे हो जाएगी? ये तो सक्रिय हो जाएगी। जिसको आप बहुत ज्यादा दूसरों के साथ प्रयोग कर रहे हैं एक्टिवली, मान लीजिए जैसे सुबह से शाम तक 4 बार यार तो बोल ही देते होंगे आप अपने दोस्तों में, या कुछ नॉर्मल शब्द होंगे जिनका प्रयोग आप बार बार करते हैं, तो ये तो सक्रिय वोकैब है। वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो हम एक्टिव हैं, ये निष्क्रिय फिर से नहीं हो सकता। वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो अगेन हम यूज करने में जब ला रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्दावली हो गई, एक्टिव वोकैबुलरी हो गई। इंग्लिश पेडागोजी में भी यही पूछा जाता है। एकमात्र सही उत्तर यहां हमें ए ही नजर आ रहा है, क्योंकि वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, अब ये ना जो प्रयोग लिखा है ना, यही कंफ्यूज कर रहा है हमें, अदरवाइज तो आंसर यहां साफ था, है ना। इसको समझना, इसके आंसर तक पहुंचने का सिंपल तरीका है कि 3 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाए अगर हमें कंफ्यूजन हो रही है। तो हमें इतना पता है कि निष्क्रिय शब्दावली का मतलब है हम प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, हम नहीं बोल रहे होंगे, है ना, या डेली यूज में नहीं ला रहे होंगे। तो वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं, सुन रहे हैं मतलब हम तो प्रयोग नहीं कर रहे, और पढ़ते समय प्रयोग करते हैं यानी रिसीव कर रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं तब भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, बोलने में और लिखने में अभिव्यक्ति होती है। तो हम कहते भी हैं सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रम्यात्मक कौशल है, निष्क्रिय कौशल है एक तरह से। और अगर हम बात कर रहे हैं बोलने और लिखने की, अभी मैं बोल रही हूं और लिख रही हूं, तो ये क्या हो गया? ये एक्टिव शब्दावली है या एक्टिव कौशल है, सक्रिय कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो यही खेल है इसमें बस। तो निष्क्रिय शब्दावली कि जब हम बात कर रहे हैं तो बाकी तीनों को देखो, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब हम तो बोल रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप प्रयोग से कंफ्यूज हो रहे हैं तब भी ये तो नहीं होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि इसको तो हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा दूसरों के साथ, तो ये सक्रिय हो गया। वे शब्द हम जिन्हें लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सक्रिय हैं। वे शब्द जिन्हें हम बोल रहे हैं तो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। सिर्फ यही बचा जहां हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सुनने और पढ़ने समय प्रयोग करना मतलब हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं वो शब्द। इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना है, प्रयोग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना यहां। तो सुनने और पढ़ने का मतलब है निष्क्रिय हैं आप उस समय, ए ऑप्शन। ये शब्द आपको पता होते हैं बट प्रयोग उतना नहीं करते हैं आप इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा। ये 3 जो ऑप्शन है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। ठीक है बात, कोई दर्द परेशानी यहां तक की बात को समझने में हो रही है तो मुझे बताइए, नहीं हो रही है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। यानी जब आप
कविता को पढ़ा रहे हैं, काव्य को पढ़ा रहे हैं, रचनाओं को पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी बात सही है कि इसको सावधानी से आपको प्रयोग करना है। ये देखो गुंजन अलग अलग तरह के इमोजी भेज रहे हैं। गुंजन पेपर में इमोजी निकल जाएंगे सारे। देख रहे हो कितने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के। शिक्षक के सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बात हो रही काव्य शिक्षण की, कोई कविता पढ़ा रहे हैं मान लीजिए आप, तो अगर स्वर लय और ताल से नहीं पढ़ाएंगे, भाव नहीं होंगे आपके चेहरे पे, तो ऐसा लगेगा एक रॉबर्ट है, हंसी भी नहीं आएगी। अभी तो वही बात होगी ना, गाना गा रहे हैं आप, किसी कविता का पठन कर रहे हैं और एकदम सीरियस होके और ऐसे बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, काम का नहीं है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। पूछा क्या है, सावधानी से करना चाहिए, सही विकल्प चुनने हैं। शिक्षक को विद्यार्थी की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। पूछ सकते हो आप कि भाई इस कविता का भावार्थ क्या है, आपको क्या लगता है इसमें कवि क्या कह रहा है, सही है। लेकिन कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना, इसको हम संदर्भ में समझना कहते हैं। अब आप कविता पढ़ रहे हैं तो कविता बीच में रोक रोक के अगर आप हर एक शब्द बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। संदर्भ में समझा जाता है, एक एक शब्द कठिन नहीं बताया जाएगा। अलग से बेशक आप लिखवा सकते हो, बट ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ये सही तरीका नहीं है। तो गलत क्या है, सिर्फ एक बी ऑप्शन हमें गलत मिला है यहाँ, ठीक। और इस गलत को अगर हम हटा देते हैं, 3 ऑप्शन का इन्होंने हमें ऑप्शन, अच्छा 2 का दिया हुआ है, स और ब, स और ब, तो बा तो गलत है, सा तो चलो फिर भी सही है। और इन दोनों को कैसे हटाएंगे, ये तो सही कह रहे हैं। तो सिर्फ 2 से तो काम नहीं चलने वाला, ब और स नहीं चलेगा, केवल अ ब और द, ब नहीं है भाई, अ स द। क्या कहते हैं, 61% लोग ए ऑप्शन को सही मान रहे हैं, और जो कि सही है भी, होना भी चाहिए। क्या है ये, सही है, अ स और द सही है, क्योंकि सिर्फ बी में गड़बड़ है। बाकी तो कविता या जब आप पोयम या पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो इनकी जरूरत पड़ेगी कि आप पूरे भावों का प्रयोग करें, एक एक शब्द बताने की जरूरत नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, बस दिखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट है प्यारे प्यारे से। बताइए एक बार, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, कविता निसंदेह रूप से सशक्त भावनाओं का सहज अतिरेक प्रभाव है। यानी कविता क्या है, सशक्त भावनाओं का, जो भी हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं उनको हम निकाल करके कविता में लाते हैं। दिल टूट गया, अब आप शायर बन गए, ठीक है ना। ये क्या है, सशक्त भाव, जो ज्यादा जोर मार रही हैं जो चीजें, वही तो बाहर निकलेंगी ना, ठीक है ना, सही बात है, बहुत बढ़िया वर्मा जी। फिर आता है कथन बी, काव्य से ना तो भाषा ज्ञान का विकास होता है और ना ही भाषा की संरचना का अभ्यास होता है। मतलब फिर काव्य बेकार में पढ़ रहे हैं हम, कि ना तो इससे भाषा का विकास हो रहा है और ना संरचना, ना तो हम भाषा की संरचना सीख रहे हैं, ना स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो ये तो गलत बात हो गई, फिर काव्य तो बर्बाद हो गया, इस हिसाब से तो बेकार हो गई, पोइट्री तो पढ़नी नहीं चाहिए फिर तो, है ना। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है आपका। कितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी क्या है, केवल ए सत्य है और बी असत्य है, बिल्कुल सही है। थैंक गॉड आप इस पे नहीं गए कि दोनों सत्य हैं, ये आपका रटा रटाया ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है। काव्य समझ रहे हैं ना, कविता या गद्य, गद्य नहीं पद्य, पोइट्री मान लीजिए। सौंदर्य, भाव, प्रवणता एवं कल्पना बढ़ती है भाई। आप एक कविता पढ़िए, आप कोई इवन कोई भी पोइट्री इंग्लिश की सुन लीजिए, या फिर आप एक शायरी भी सुन लीजिए। अगर उर्दू की बात करें तो एक तो सौंदर्य, भाव, प्रवणता आती है कि आप प्रेज कर पाते हैं, ठीक है। और कल्पना, इमेजिनेशन तो आएगी ही, ठीक बात है। आप गाना सुन लीजिए, गाना भी इसका अच्छा उदाहरण है। आपके दिमाग में एक तो आप कल्पना कर रहे हैं कितनी सुंदर कोई भी बात हो रही है, तो उसकी लयात्मक भाषा, कोई पहाड़ों पे गाना है तो पहाड़ दिमाग में आ रहे हैं। लयात्मक भाषा या छंद, हाँ लयात्मक भाषा होती है। अलंकारों का प्रयोग भर भर के किया जाता है, ठीक। व्याकरण सम्मत भाषा रचना, ये कई बार मान लीजिए कोई गाना ही है, ठीक है ना, पता नहीं अभी वो केसरिया फेमस हुआ था ना, अब उसमें कोई तो लाइन है जो बड़ा उसकी पूरी वाइब भी अजीब सी कर देती है, और ग्रामेटिकली भी आपको अजीब लगेगा। ग्रामेटिकली तो खैर ये सही है ही नहीं, आधे शब्द हिंदी के, आधे इंग्लिश के, ये वो। तो हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण सम्मत नहीं होती। जरूरी नहीं है हमेशा हर कविता जो है वो व्याकरणिक रूप से सही हो, ग्रामेटिकली सही हो, बट हाँ उसमें सौंदर्य बोध होगा, लयात्मकता होगी। कई बार तो हम राइम करने के लिए व्याकरण को बैंड बजा देते हैं व्याकरण की, और अलंकारों का प्रयोग होगा, क्योंकि उससे उसी सुंदरता बढ़ती है, उस बात में वजन या अच्छी लगती है अलंकारों के प्रयोग से। तो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है, तो डी ऑप्शन ही है जो
अवयव नहीं है में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हम सा कथन असत्य है यानी ट्रू नहीं है, गलत है, बताइएगा। आजकल ये असत्य है पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिएगा जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है, यानी ध्वनि साउंड की बात हो रही है, ध्वनि प्रतिमान से ही संबंधित होगा, कोई बुरी बात नहीं है। अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, कह सकते हैं उनको मिश्रित वो जो बनते हैं। 5 स्वर हैं जिनमें 20 ध्वनियां निकलती हैं, ये हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं भाई, 5 वाउल्स हैं जिनसे 20 ध्वनियां निकल रही हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक्य ध्वनियां हैं, ये कहना गलत होगा, ठीक है, ये कहना गलत होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब पता नहीं अंग्रेजी भाषा हिंदी में पूछने का क्या इनको शौक चढ़ा है इस बार। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते समय अध्यापक अपेक्षा नहीं करते हैं, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करने जा रहे हैं और आप किन को ऑब्जेक्टिव्स में काउंट नहीं करेंगे, या इंग्लिश पढ़ाने के कौन से उद्देश्य नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है विद्यालय, कक्षा, घर और समाज में अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करें बच्चा, अंग्रेजी में साधारण कथन बनाए, बेसिक एक सिंपल सेंटेंस कर पाए क्रिएट। सी ऑप्शन है पढ़े जा सकने वाले सही विराम चिन्हों और वर्तनी के साथ स्पष्ट अक्षरों में अंग्रेजी भाषा लिखे, यानी जिन शब्दों को पढ़ा जा सके विराम चिन्हों का प्रयोग करे, वर्तनी के साथ स्पष्ट अक्षरों में ठीक ठाक स्पेलिंग हो, अंग्रेजी भाषा में बेसिकली लिखना सीख पाए सिंबल्स का प्रयोग करके, सही है। डी ऑप्शन है किसी बात, निवेदन, शुभकामनाओं का उत्तर देने में अंग्रेजी का प्रयोग कर सके, यानी कि कोई बात अगर कहनी है, कोई निवेदन अगर करना है, शुभकामनाएं, मान लीजिए आप नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कहें अच्छा गुड आफ्टरनून मम्मी जी, है ना। तो बेसिक जब इंसान देखते हैं आप नई नई अंग्रेजी सीखता है, वो हर जगह पे अंग्रेजी का प्रयोग करने की कोशिश करता है ना। वो भाई को भी हे डूड कह के बोलता है, तो ये क्या है, ये सही बात है, ऐसा होता है। विद्यालय, कक्षा, घर और समाज में अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करें, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से। जब आप उसको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप डे 1 पे उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर जगह पे इंग्लिश बोले, तो आपने मातृभाषा का अधिकार छीन लिया। ये तो आजकल हर जगह पे आपको पता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप डे 1 से उससे कहीं नहीं, आपसे बात अंग्रेजी में होगी सिर्फ। ये साधारण पहले कथन बनाएगा, नॉर्मल वर्तनी वगैरह सीखेगा, बच्चे की बात है, आपकी बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो हर जगह प्रयोग करना शुरू कर दो, बच्चे के लिए तो समय है ना उसके पास। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन इन्होंने हिंदी में दिए हैं, बड़े अचंभे की बात है। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषयक नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन पूछा है, सही नहीं। 1963 में, सन 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा, इसको हम कहते हैं AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा घोषित किया गया 1963 में। बात तो सही है, अनुच्छेद 3432 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो, ठीक। प्रारंभ में भारतीय, और ये ऑफिशियल एक्ट आया था, ये जो 1963 वाला एक्ट है इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहते हैं, यानी राजभाषा भाषा अधिनियम या राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, जिसमें हिंदी को हम क्या कह रहे हैं, ये राजभाषा है और इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। ऑन पेपर से हम बात करें संविधान में, ठीक। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लिखित किया गया था शुरुआत के तौर पे, ये सह राजभाषा घोषित होने से पहले, सही है बात। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयीय प्रयोगों के लिए स्वीकृति मिली थी, जो कि चली आ रही है, अनिश्चित काल के लिए बाद में घोषित हो गई थी। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आप देखेंगे तो ये नहीं मिलेगी आपको, फिर 8वीं जो 8th शेड्यूल है नहीं है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित कथन पढ़िए, क और ख पढ़िए और बताइए कौन सही। अच्छा, ग भी है और घ भी है, 4 कथन है भाई। अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना। ये कैसी बात, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, मैं भी कह सकते होंगे, ठीक है ना। तो हम कथन पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है कि अंग्रेजी पढ़ी जाए। पता नहीं भाई, हम तो सुनने की बात करते हैं वैसे, बट ठीक है। इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित मात्रा में सीखनी चाहिए, यानी व्याकरण पे जोर नहीं दिया जा रहा, बस पढ़ के समझने पे जोर दे रहे हैं। शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए,
यानी बच्चा साइलेंट रीडिंग कर सके ताकि कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। फिर आता है याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं। उपरोक्त विशेषताएं संबंधित हैं डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि से, व्याकरण एवं अनुवाद विधि से, द्विभाषी विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। ध्यान से जवाब दीजिएगा। खेल गए हैं ये आपके साथ, मतलब ये इतना आसान क्वेश्चन हुआ करता था जिसको इन्होंने घुमा करके पता नहीं लड्डू बना दिया। पहले ऑप्शन पढ़ के तो मुझे ही लग रहा था। अगर हम बात करें निम्नलिखित कथन पढ़िए, अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है और उनके पास इतनी समय की कमी है कि अगर टीचर ने 1 घंटे में 5 से 7 मिनट, वो भी मैक्सिमम है, एक्स्ट्रा बातें कर ली होंगी जो कि जरूरी है आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, उसमें उनको लगता है दुनिया का सारा टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे, अब तक कहां थे, 1 साल से पेपर अनाउंस होने वाला था, किसी को नहीं पता, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलका कह रहे हैं तो हम लोग क्या यहाँ जागरण कर रहे हैं जब क्लास नहीं देख सकते हैं। सही बात है। देखिए एक बार अगर हम बात करें तो अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है। अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना, यानी रीडिंग से लैंग्वेज सिखा रहे हैं हम, तो ये कोई रीडिंग मेथड होगा। अगर आपने डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ के समझ जाएंगे। इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित मात्रा में सीखनी चाहिए, व्याकरण पे फोकस नहीं रहता, कॉम्प्रिहेंड करके सीखने की बात होती है। फिर आता है सी ऑप्शन, शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए, यानी बच्चा पढ़ के समझ पाए भाषा को, यानी रीडिंग के थ्रू आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ये बात हो रही है। डी ऑप्शन है, याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं, यानी जब आप याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं या फिर अनुसरण कर रहे हैं, उस चीज का पालन कर रहे हैं, तो ये साधारण क्रियाएं हैं। ठीक है, किसकी बात है ये? डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि है, डॉक्टर वेस्ट का न्यू रीडिंग मेथड है, क्योंकि रीडिंग से सिखाई जा रही है पूरी लैंग्वेज। चारों ऑप्शंस में रीडिंग की बात हो रही है। द्विभाषा में ट्रांसलेट करने की बात जरूर करेगा, याद रखिएगा। द्विभाषा में यानी 2 भाषाओं का प्रयोग हो रहा होगा, 2 भाषा की कहीं बात भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है चारों ऑप्शन में, तो इसको कैसे आंसर कर देंगे भाई? प्रत्यक्ष विधि होती है सिर्फ एक भाषा का प्रयोग, बोलने में स्पेशली, तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में यह होता है कि आप क्या करेंगे, और प्रत्यक्ष विधि सिर्फ अंग्रेजी की नहीं होती, लेकिन ये मेथड अंग्रेजी का है डॉक्टर वेस्ट वाला। व्याकरण एवं अनुवाद विधि, इसमें आप रूल सीखते हैं, नियम सीखते हैं, नियम की भी बात नहीं हुई है, तो ये तीनों तो अपने आप ही हट गए। और 2 ऑप्शन भी अगर आपको समझ में आए होंगे, जैसे ये पहले वाला, और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे मौन पठन की बात या ये वाली बात, तो ये तो आसान है। डॉक्टर वेस्ट का मेथड अगर हमने पढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष विधि में तो आप पे बैन होता है, आप कोई और लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते, और बोल के सीखी जाती है प्रत्यक्ष विधि में, पढ़ के नहीं सीखी जाती ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अध्यापक शामपट पर लिखता है या लिखती है? क्या लिखता है या लिखती है, बताइए जरा। वह पत्र लिखता है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, राम सो रहा है। अब अध्यापक कर्ता एवं क्रिया के संबंध के आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या करता है या करती है। अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने की किस विधि का प्रयोग यहां किया जा रहा है? मतलब आपके लिए काम का क्या है ये, कि ये लिखा गया है शामपट पे, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जो भी है, स्मार्ट बोर्ड पर आजकल तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, कि वह पत्र लिखता है, एक सेंटेंस ये लिखा है शामपट पे, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, राम सो रहा है। क्रिया कहां हो रही है? पत्र लिखता है, फुटबॉल खेलता है, सो रहा है। ठीक, और यहाँ पे कर्ता एवं क्रिया के संबंध में कौन सो रहा है? राम सो रहा है। कौन खेल रहा है फुटबॉल? लड़के खेल रहे हैं। कौन लिख रहा है पत्र? वह लिख रहे हैं। ठीक, तो कर्ता क्रिया के संबंध के आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या की जा रही है कि क्रिया कैसे वर्क करती है, यानी वर्ब कैसे काम करती है लैंग्वेज में। तो अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने की किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पहले एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, अब नियम सिखाने का प्रयोग कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है? आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अगर पहले नियम बता दिया होता, पहले क्रिया की जो परिभाषा है वो सब बता दिया होता, तो निगमन हो जाता। इसमें पहले रूल बताते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और तो कोई यहां बनता ही नहीं है।